आज दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जमीयत उलेमा ए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें उन्होंने मथुरा और ज्ञानवापी के मुद्दे पर कहा, हम अपने मजहबी जगह नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी मस्जिद मंदिर की जगह नहीं बनाई गई और ना ही बनाई जा सकती। हम बाबरी मस्जिद की तरह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको मानेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने देश के मुसलमान और हिंदुओं से अपील की है कि नफरत खत्म कीजिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। फिरका वाराना ताकतें मुल्क को बर्बाद कर देगी, इससे बचने की जरूरत है। जो 1-2 दिन पहले हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, उसने ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में गोया कि उन्हें ये मजबूर कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं। जो कमेटी लड़ रही है वो कमेटी इसके लिए तैयार है और उसने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बातचीत भी कर ली है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो इस मसले को कोर्ट के अंदर ले जाएंगे। अब कोर्ट के मसाइल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हम कभी इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। गजा पट्टी के सुदूर साउथ में रफा जिले पर इजराइल ने हवाई हमला किया। इस हमले में दर्जनों लोग मारे गए। बता दें कि हजारों पनाह गुज़ीन फिलिस्तीनी शेल्टर्स में रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग पनाह गुज़ीन होकर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रेजिडेंटल बिल्डिंग पर बम गिराया गया, जिसमें 29 फिलिस्तीनी शहरी मारे गए। इजराइल ने पहले फिलिस्तीनियों को साउथ गजा को खाली करने का हुक्म दिया था। हालांकि गजा के शहरियों के पास उत्तर छोड़ने के बाद कोई और शेल्टर नहीं बचता है। इजराइल लगातार शेल्टर्स को भी टारगेट करता आया है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। रफा के अलावा जबालिया में भी लोगों के मारे जाने की खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनक्लेव में महकमा सेहत के एक तर्जुमान ने कहा कि उत्तरी गजा में जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 13 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं और कई लोग जख्मी हो गए। इस हमले की तस्वीर सामने आई है, जिनमें जख्मी जमीन पर पड़े हैं। कई लोग मारे गए, लाशों के टुकड़े टुकड़े हो गए, यहाँ तक कि जानवरों को भी नहीं बख्शा गया। तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, क्योंकि इस इलाके पर जानबूझकर इजरायली लड़ाकू जहाजों के जरिए बमबारी की गई थी। हर जगह लाशें फैली हुई हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमर के खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ जिले में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। मऊ जिले के कोतवाली थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोप है कि पहाड़पुर मैदान में आयोजित जनसभा में प्रत्याशी अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और करीब 150 अज्ञात लोग जमा हुए थे और उन्होंने चुनाव बाद मऊ प्रशासन में हिसाब किताब लेने की धमकी दी। अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज करते हुए न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपराध की बात सामने आती है। इसके अलावा याचिकाकर्ता का पिछला इतिहास दर्शाता है कि वह अलग अलग तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता GS चतुर्वेदी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता इस मामले में मुख्य आरोपी नहीं है, बल्कि अब्बास अंसारी मुख्य आरोपी है, जिसे संबंधित निचली अदालत द्वारा जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो और इस मामले की प्रकृति दर्शाती है कि राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से यह मामला दर्ज किया गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में मंगलवार को चौथी बैठक हुई। इस मीटिंग में सीट शेयरिंग समेत अन्य पहलुओं पर चर्चा हुई, लेकिन चुनाव में जाने से पहले PM फेस को लेकर प्रस्ताव पर विवाद होने की खबरें सामने आई। इस मीटिंग में सीट शेयरिंग समेत अन्य पहलुओं पर चर्चा हुई, लेकिन चुनाव में जाने से पहले PM फेस को लेकर प्रस्ताव पर विवाद होने की खबरें हैं। जी हां, दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC नेता ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत 12 पार्टियों ने समर्थन भी किया और चुनाव में दलित चेहरे के साथ जाने के फायदे भी गिना डाले। बता दें, इस मीटिंग में 28 पार्टियों के नेता शामिल होने पहुंचे थे। वहीं सूत्रों के हवालों से खबर मिली कि RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और JDU नेता नीतीश कुमार के नाराज होने की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि ममता के प्रस्ताव से खफा होकर नीतीश और लालू ने बैठक छोड़ दी और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही होटल के लिए निकल गए। वहीं इस बीच इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारे लिए पहले जीतना जरूरी है। उन्होंने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता जीतना है। हम प्रधानमंत्री का नाम तय करने से पहले जीतने के बारे में सोचेंगे। अगर कोई सांसद नहीं होगा
तो इसका कोई मतलब नहीं है। हम बहुमत हासिल करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया अलायंस के पीएम चेहरे के रूप में प्रस्तावित करने की खबरों को केरल कांग्रेस नेता पीसी थॉमस ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने ऐसा सुझाव नहीं दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हम किसी दलित प्रधानमंत्री को पेश कर सके तो अच्छा होगा। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। इस मामले पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो आखिरी में बोली थी। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग को लेकर कहा कि सीटों के बंटवारे में बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। देश का माहौल ऐसा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की क़यादत में एनडीए कम से कम 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मतलब यहाँ जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई और उसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी इन्होंने खड़गे जी का नाम प्रधानमंत्री पद के अनाउंस करने के बाद जो जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार और लालू यादव जी वहाँ से उठकर चले गए। तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस में कोई ये लोग आखिर तक एक साथ रहेंगे नहीं। जब सीटों का बंटवारा होगा तब इसमें बहुत बड़ा विवाद होने वाला है। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस वाले कुछ भी करे, लेकिन देश का माहौल ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में मतलब एनडीए कम से कम 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। लोकसभा में हंगामा करने पर निलंबित किए गए सांसदों के मामले में लोकसभा सचिवालय की ओर से कड़ा एक्शन लिया गया है। सचिवालय की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें निलंबित 141 सांसदों को संसद कक्ष, गैलरी और लॉबी में जाने पर रोक लगाई गई है। संसद से अब तक निलंबित सांसदों में 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा से हैं। विपक्षी दल की सुरक्षा में चूक के मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को भी विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के बाद से विपक्षी दल बैकफुट पर है। 13 दिसंबर को संसद पर हमले की 22वीं बरसी के मौके पर 2 लोग लोकसभा में दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच कूद गए। इस दौरान उन्होंने पैरों में छिपाकर लाए गए स्मोक कैनिस्टर निकाले और धुआं कर दिया। वहीं 2 अन्य लोगों ने संसद के बाहर भी हंगामा किया। ये संसद की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला था। इन चारों आरोपियों पर यूएपीए समेत अन्य धाराओं में एक्शन लिया गया है। इसी को लेकर विपक्षी दलों ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लोकसभा में हंगामा किया। इस दौरान प्ले कार्ड लेकर सांसद पहुंचे। चेतावनी के बाद भी जब सांसद नहीं रुके तो इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इन सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि निलंबित सांसदों में से कोई भी सदस्य चैम्बर, गैलरी और लॉबी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो सांसद संसदीय समिति के सदस्य हैं वह भी शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसे सदस्य अगर कोई नोटिस देते हैं तो उन्हें भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। निलंबित सदस्यों को दैनिक भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से भारतीय शहरी निखिल गुप्ता पर लगाए गए इल्जाम पर वजीर आजम मोदी ने पहली बार बयान दिया है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि अगर कोई भी देश हमें कोई जानकारी देता है तो हम यकीनन उस पर गौर करेंगे। अगर हमारे किसी भी शहरी ने कुछ भी सही या गलत किया है तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने हाल ही में निखिल गुप्ता पर दहशतगर्द ग्रुप सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया है। हाल ही में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा था कि 52 साल का एक भारतीय शहरी जो भारत सरकार का वर्कर भी है, उसने उत्तरी भारत में एक अलग सिख नेशन की वकालत करने वाले न्यूयॉर्क शहर के रहने वाले पन्नू के कत्ल की साजिश रची थी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हिफाजत और दहशतगर्दी के खिलाफ साथ देने वाले दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख घटक रहा है। मुझे नहीं लगता कि कुछ वारदातों को दोनों देशों के सियासी रिश्तों से जोड़ना ठीक है। हमें इस चीज को मानने की जरूरत है कि हम बहुपक्षवाद के दौर में रह रहे हैं। दुनिया एक दूसरे से जुड़ी होने के साथ साथ एक दूसरे पर डिपेंड भी है। यह हकीकत हमें मजबूर करती है कि एक दूसरे के प्रति साथ के लिए सभी मामलों पर पूरी सहमति नहीं हो सकती है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ गए हैं। माहिर सेहत के मुताबिक ताज़ा मामलों में उछाल की वजह JN1 सब वेरिएंट है। इस सब वेरिएंट के चलते इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें, मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर मरकजी वजारत सेहत द्वारा जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में मंगलवार को कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 288 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 1970 हो गई है।
कोविड-19 इन्फेक्शन के मामलों की ये तादाद मई के बाद सबसे ज्यादा है और कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले केरल में ही देखने को मिल रहे हैं। वहीं मुल्क में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बीच मरकजी वजारत सेहत मनसुख मंडाविया ने बुधवार को सेहत इदारों की तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही सूबों से एहतियात बरतने और निगरानी बढ़ाने की अपील की। इसके साथ ही वजीर सेहत मनसुख मंडाविया की सदारत में सभी सूबों के वजीर सेहत की एक आला सतह की बैठक हुई, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट के इन्फेक्शन के खतरे और उससे निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने इस बैठक में कहा कि हमें एहतियात रखने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। केंद्र और राज्यों को मिलकर एक मुकम्मल सरकार के अप्रोच से काम करने की जरूरत है। अस्पतालों को तैयारियों की मॉक ड्रिल करनी होगी और कोविड की निगरानी बढ़ानी होगी। साथ ही लोगों के साथ मुतासिर कम्युनिकेशन भी रखना होगा ताकि वक्त रहते इन्फेक्शन पर काबू पाया जा सके और मुतासिरीन को सही इलाज मुहैया हो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुंदरकी नाम के इमाम बाड़ा हजरत अबू तालिब से शिया समुदाय ने नबी करीम की इकलौती बेटी जनाब सैयदा की शहादत के गम में और सऊदी अरब सरकार से जनाब सैयदा फातिमा जहरा के मज़ार की तामीर करने की मांग को लेकर जुलूस से शमा निकाला। जुलूस में आगे चल रहे छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर हाय मजलूमा हाय जहरा की सदाएं बुलंद कर रहे थे और बच्चों ने इल्म हासिल करके इल्म के जरिए नबी की बेटी के कातिलों को बेनकाब करने का संकल्प लिया और मर्द खवातीन हाथों में मोमबत्तियां लेकर अमन शांति का पैगाम देते हुए सऊदी अरब हुकूमत से नबी की बेटी के मज़ार की तामीर करने की मांग कर रहे थे। जुलूस से शमा मोहल्ले के रास्ते से होता हुआ सैयद मुफ्ती सुल्तान असगर के मकान पर पहुंचा। वहां शिया जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना सैयद अफाक आलम जैदी ने खिताब करते हुए कहा कि नबी ने अपनी बेटी जनाब सैयदा फातिमा जहरा को बागे फिदक हिब्बा किया था, लेकिन जनाब सैयदा के हक यानी बागे फिदक पर अवैध कब्जा कर लिया, जिसके मुकदमे को लेकर सैयदा दरबार में गई। लेकिन अफसोस दुनिया की अदालतों से अलग ये अदालत थी। कातिल ही मुंसिफ बना बैठा था, जिसकी वजह से सैयदा को उनका हक नहीं मिला। नबी की वफात के 60 दिन बाद ही नबी के हाथों पर कलमा पढ़ने वाले ही मुनाफिक दरे सैयदा को आग लगाने के लिए लकड़ी जमा करने आ गए और दरे सैयदा को आग लगा दी, जिससे जनाब सैयदा फातिमा जहरा और उनके बेटे जनाब मोहसिन की दुनिया में आने से पहले शहादत हो गई। लेकिन कातिल जहरा मदीना में बेनकाब रह गए। यही वजह थी कि हजरत इमाम हुसैन ने मदीना से करबला आ गए ताकि जमाना अहले बैत के कातिलों को पहचान ले। मौलाना ने कहा कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हमारी नस्लें फातिमा जहरा के मज़ार की तामीर होते देखेंगे। यह मोमबत्तियां मज़ार फातिमा जहरा पर रोशन करेंगे।